हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा अगेन जो कतर के ऊपर इज़राइल का अटैक हुआ, उसके बाद जो डेवलपमेंट हुए हैं कि नेक्स्ट डे ही बल्कि उसी दिन भी पूरे अरब वर्ल्ड के जो रूलर्स थे कतर से अपनी हमदर्दी और मोहब्बत जताने के लिए कमिटमेंट वहाँ पहुँचे। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग हुई कतर को लेकर के इस अटैक को, और वहाँ ये देखिए कि अराउंड 142 कंट्रीज़ ने ये वोट किया कि हम टू स्टेट जो चल रहा था कि बराबर बराबर फ़लस्तीन और इज़राइल दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बननी चाहिए, जिसकी बात 50 साल से अमेरिका धोखा देता रहा करता रहा। उसी बात को उन्होंने वहाँ दोहराया है। 142 कंट्रीज़ ने वोट दिया है कि टू स्टेट जो थ्योरी है उस पर हम चाहते हैं उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। देखने में बड़ा अच्छा लगा, सुनने में बड़ा अच्छा लगा कि इतनी बड़ी 99% जो लोग हैं दे आर इन फेवर ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट फ़लस्तीन स्टेट। लेकिन सभी को मालूम है कि यूएन में ना जाने कितने रेजोल्यूशंस पास हुए हैं, और अमेरिका ख़ास तौर से 60 साल से तो कम से कम ये एश्योरेंस दे ही रहा है कि हम इंडिपेंडेंट फ़लस्तीन स्टेट बनवाएंगे, और अरब्स भी यही डिमांड करते रहे। हालांकि लगता नहीं कि वो डिमांड उनके दिल से थी या नहीं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वो चीज़ जहाँ तक सवाल है 142 जो है, तो उस पर हमें आपको बहुत खुश नहीं होना चाहिए। साथ साथ जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी रेजोल्यूशन कोई आया सीज़ फायर के लिए, तो अमेरिका ने ये कहकर के उसे वीटो किया कि साहब हमारी बात चल रही है, बहुत एडवांस स्टेज पर है, लिहाजा हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इसे वीटो करते हैं, और पास नहीं होने दिया। हालांकि पास भी अगर हो जाता तो क्या हो जाता? क्या यूनाइटेड नेशंस के पास कोई ऐसी फोर्स है जो रेजोल्यूशन वहाँ पास हो वो उसे इम्प्लीमेंट करा सके? नहीं, कहीं भी नहीं कर पाई। और गाज़ा में जो मैसेकर चल रहा है, जेनोसाइड चल रहा है, उस पर तो न जाने कितने रेजोल्यूशन पास हो गए। उधर दूसरी तरफ हम लोग बड़ा नाच रहे थे, बड़ा खुश थे जो हो गई यूएन उसमें। आपके यूरोपियन कंट्रीज़ और दूसरे सब लोग ये कहते रहे कि साहब हम सितंबर में उसे एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज करेंगे। एक तो है सितंबर, 2 साल या 3 साल पहले क्यों नहीं? जब आप अब लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है उसमें यहाँ तक है कि वहाँ पर 6 लाख लोग के करीब मारे गए। ये कल की न्यूज़ एक चैनल ने बताया। 6,80,000 का उनका क्लेम है कि वहाँ पर लोग मारे गए, और जिस तरह जेनोसाइड हो रहा है वो सबके सामने। अब आते हम अगेन जो अटैक हुआ, तो ये जो अटैक था इसे सिर्फ यहाँ तक आप सीमित ना रखें कि वो वहाँ हमास के लीडर्स को एलिमिनेट करने के लिए था अटैक। ये एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये अटैक जो था ये मैसेज देना था पूरे अरब कंट्रीज़ को, उन्हें एलिमिनेट करना था और इन्हें मैसेज देना था कि इज़राइल कैन गो टू एन एक्सटेंट। दूसरी तरफ ये भी याद रखिए, अमेरिका या इज़राइल कभी भी अरब कंट्रीज का पीछा नहीं छोड़ेगा और तरकीबें निकाल करके ताल्लुकात भी अपने बनाए रखेगा। चूँकि उनकी नज़र अरब्स में जो अल्लाह ने वेल्थ दी है, तेल दिया है, गैस दी है, सब है, उसके ऊपर है। और 60-70 साल से जब से अमेरिका अरब्स को लूट रहा है, उन्हें बाय फोर्स आर्म्स बेच रहा है, उनसे डोनेशंस ले रहा है, उनसे अपने कंट्री में बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट करा रहा है, और ये एश्योरेंस दे करके, चूँकि इसमें कामयाब हुआ इज़राइल और अमेरिका नो डाउट, कि एक मुल्क का
50 मुल्कों को, यानी एक ईरान का ख़तरा, एक डर और दहशत पूरे अरब वर्ल्ड में ये क्रिएट कर दी कि ईरान आपको तबाह कर देगा, ख़त्म कर देगा, और ओनली वी आर द प्रोटेक्टर्स, अमेरिका और इजराइल ही आपको बचा पाएगा। और इसी उस पर चूँकि अनलिमिटेड वेल्थ है अरब कंट्रीज़ के पास, ख़ास तौर से सऊदीया है, कतर है, यूएई है, कुवैत है, इनका आपका उधर ओमान है, इनके पास तो बहुत लिमिटेड। तो इनका अब तक वो लूटते रहे, इनसे प्रेशर बना करके लेते रहे। और अगर याद करिए पहले ट्रम्प में, जब ट्रम्प सऊदी आए और वहाँ से बहुत से आर्म्स के जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके गए, तो उन्होंने रास्ते में कहा कि ये कोई एहसान नहीं किया, ये तो इन्हें लेना ही पड़ेगा इक्विपमेंट, क्योंकि अगर हम इनके सर से हाथ हटा लें तो ये 2 दिन भी इस गद्दी पर नहीं रह सकते। तो इन्हें ये एश्योर कर रखा था। तो मेरी जो इस वक्त की बात है कि सबसे पहले अरब सब गए, एक सिंपैथी, एक सॉवरेन कंट्री है उसके ऊपर अटैक हुआ, उसे कंडम किया, और लोग बहुत खुश हैं कि जिस तरह की लैंग्वेज अरब कंट्रीज़ ने इस बार यूज़ की है वो शायद आज तक नहीं की अगेंस्ट कतर, अगेंस्ट इजराइल। लेकिन अमेरिका के खिलाफ वो बोलने को बहुत अभी भी तैयार नहीं है। दूसरी तरफ यूएन की मीटिंग हो जाती है, 142 वोट मिल जाते हैं कि सब 2 स्टेट्स होनी चाहिए। तीसरा भी IOC, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, उसकी अरब लीग, तकरीबन 57 मुल्कों की मीटिंग कतर के अंदर हुई, कतर ने होस्ट किया। और वहाँ नो डाउट बड़ी हिम्मत के साथ बड़ी अच्छी बात हुई। आज सभी लोगों ने, 57 मुल्कों ने, सब ने कहा कि हम कतर के साथ खड़े हैं और अब हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात हुई। और उसी में एक आइडिया ये भी आया कि उसका नाम उन्होंने रखा अरब नाटो, कि एक अरब नाटो, यानी जैसे यूरोप में एक नाटो है अमेरिका के साथ मिलकर के, उसी तरह का एक अलायंस, एक आर्मी हम खड़ी करेंगे जो अरब्स को प्रोटेक्ट, किसी भी कंट्री के ऊपर अगर कोई अटैक होता है तो उसमें वो आर्मी उस मुल्क के साथ खड़ी होगी और उसमें पूरी जॉइंट पूरे अरब कंट्रीज सब कोऑपरेट करेंगे और कोलैबोरेट करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त मैसेज गया नो डाउट इससे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा होगा? सभी को मालूम है कि अरब जितने भी कंट्रीज़ हैं हर जगह US बेसिस हैं और इन लोगों के इन्वेस्टमेंट्स US एंड यूरोप में बहुत हैं अरब्स के, और उनका बड़ा भारी पैसा उनका भी यहाँ इन्वेस्टमेंट है अरब्स में। तो क्या ये कदम ले पाएंगे? इस पे क्वेश्चन मार्क है। दूसरी चीज़ आगे आई है, इजिप्ट वो कंट्री है जिसने सबसे पहले सबसे ज़्यादा पिटा इजराइल से, और सबसे पहले इसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, उससे डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किया। एंड इजिप्ट इज ऑलवेज वर्किंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका एंड इजराइल। इसका तो बॉर्डर मिलता है। और अब वो ये भी चाहते हैं, ये प्रपोजल दिया है कि जो ये फोर्स बनेगी अरब्स नाटो का, ये अरब्स अलायंस आर्म्स आर्म फोर्स, उसकी बागडोर जो होनी चाहिए वो मिस्र के ऊपर होनी चाहिए। इस पे बहुत से लोगों को एतराज़ है और मैं समझता हूँ अगर ये किया तो वो पूरे अरब वर्ल्ड को, ये इजिप्ट का जो सिसिली है, पूरा अरब वर्ल्ड को गिरवी रख देगा अमेरिका और इजराइल के यहाँ। ये वो आदमी है जिसने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को जो 80% वोट लेकर के आया, उसका तख्ता पलटा, उसे मारा, उसका मर्डर किया इस आदमी ने। तो इजिप्ट के ऊपर यकीन करना,
इजिप्ट की नीयत भी है, चूँकि ये फाइनेंशियली सबसे वीक कंट्री है अरब कंट्री में, हालांकि ये अरब में आता भी नहीं, अफ्रीका साइड में आता है, बट दैट इज़ द पुअरेस्ट अमंग द अरब्स। तो नीयत इसकी भी अरब कंट्रीज की वेल्थ के ऊपर है कि किसी तरह से मैं कब्जा कर लूँ। तो एक दूसरे से सब सस्पिशियस है, दिल साफ नहीं है, एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। यूएई आइए, एक नया सिस्टम चला, अब्राहम एकॉर्ड। ज़ाहिर है हज़रत इब्राहिम हमारे भी पैगंबर, हम भी मानते हैं। उस अब्राहम एकॉर्ड पे उस वक्त यूएई ने ये कहा था कि हम इसलिए कर रहे हैं कि ज़ाहिर है उनसे बिजनेस करना, ताल्लुकात रखना, लेकिन साथ साथ वी विल इंश्योर कि फ़लस्तीन के साथ जायज़ ना हो। आज वो अब्राहम, और उस अब्राहम एकॉर्ड में कौन कौन थे? बहरीन था, एक अफ्रीकन मुल्क भी था, और मोस्ट प्रोबेबली कतर भी था, आई एम नॉट श्योर। तो अब देखिए 3 साल से जो हो रहा है गाज़ा में, जिन्हें आपने ये कहा था उस वक्त कि नहीं हम उसे रोकेंगे और वो नहीं होने देंगे, वो तो कंटिन्यू कर रहा है 3 साल से, और आपने एक ज़बान, एक वर्ड नहीं बोले। पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहा है। न्यूजीलैंड जैसा एक छोटा सा मुल्क, अभी संडे, हर संडे को वहाँ, संडे सैटरडे में प्रोटेस्ट होता है, मैं भी वहाँ था, और 3 साल से कंटिन्यू, उसमें 90% गोरे होते हैं। ये नहीं कि वो मुस्लिम्स ऑर्गेनाइज कर रहे, उसमें ज़्यादातर गोरे हैं। और इस संडे में सबसे बड़ा ऑकलैंड में प्रोटेस्ट हुआ है, और आपके यहाँ आपने किसी को आवाज़ ना तो खुद उठाई, ना अपने लोगों को उठाने दी। तो कुछ लोग कहते हैं ये, जो कि मैं नहीं उससे एग्री करता, कि जो हुआ ये होना ही था और होना ही चाहिए। नहीं, उन पे दहशत थी, उन्हें डराया हुआ था, इसलिए उनकी मजबूरी थी, और हर आदमी अपनी जान बचाने के लिए, गद्दी बचाने के लिए कुछ भी करता है, वो दुनिया का एक तरीका है, वही उन्होंने भी किया। लेकिन ये बार बार आई, जब भी नया प्रेसिडेंट ईरान में आया, वो सबसे पहले सऊदी गया और उसने कहा वी कैन लिव टुगेदर एज ए फ्रेंड, लेकिन अरब्स ने उस पर यकीन नहीं किया, और अरब समझते थे कि उन्हें का प्रोटेक्टर जो वो अमेरिका और इजराइल है। इजराइल के लोग, ऑफिस खुले हुए हैं सब अरब कंट्रीज में, उनके एडवाइजर्स और सिक्योरिटी के लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद करना कि ये बहुत बड़ा स्टेप ले लेंगे, ले तो सकते हैं और लेना चाहिए, लेकिन इट विल टेक टाइम, वो इमीडिएटली मुमकिन नहीं है। और लेना यूँ पड़ेगा कि सिग्नल उन्हें मिल गया। इजराइल की हिम्मत देखिए, इवन आफ्टर यूएन रेजोल्यूशन और अरब सपोर्ट फॉर कतर, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हम अभी भी अगेन अटैक करेंगे, और अमेरिका क्या कहता है कि कतर इज आवर फ्रेंड एंड इजराइल इज आल्सो फ्रेंड। तो दोनों को दोस्त कह रहा है वो, लिहाजा अगर वो मारता है तो हम उसे कुछ कह नहीं पाएंगे, और अगर आप मर गए और आपको मार दिया गया तो उसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे, सीधा सिग्नल है। तो अब सवाल ये है कि क्या होना चाहिए। देखिए, पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे पावरफुल कंट्री अगर कोई है, और सबसे बड़ा कंट्री जो है वो है सऊदी अरब। इसमें सऊदी अरब को लीड लेनी पड़ेगी, एंड ऑल अरब कंट्रीज शुड एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ सलमान बिन सलमान। वो यंग है, ठीक है, दुनिया में बहुत से लोग उनसे खुश नहीं हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन्स, वो मे बी वैलिड भी हैं, लेकिन अब ये उनके ऊपर भी आ गई है। चूँकि अमेरिका आ गया, वो तो सभी को मालूम है कि इजराइल है द प्लान ऑफ ग्रेटर इजराइल, और उस ग्रेटर इजराइल में सऊदी का हिस्सा भी आता है, मक्का और मदीना छोड़ करके, ईरान का भी आता है, इराक का भी आता है। दैट इज वो सोच, और वो अब भी रिपीट कर चुके हैं
कि हमें जो है उसे अचीव करना है टारगेट को। तो अब इन्हें अंदाज़ा हो गया और उनका इरादा भी यही है कि हम इन पर कब्ज़ा करके जो अरब रूलर्स हैं उन्हें कुछ दिन के लिए कहें कि अपने घर पर बैठिए, आपको रॉयल्टी आपका खर्चा देते रहेंगे, वो भी बिलियंस में होगा, लेकिन रूल जो होगा वो अमेरिका और इजराइल का होगा, गवर्नेंस उनकी होगी और आपका कोई दुनिया में कोई पहचान नहीं होगी। तो आपको अब प्रोटेक्ट होना है। उसके लिए एक ही तरीका है कि पूरे अरब्स मिलें और धीरे धीरे बुरकानों का जो अफ्रीका में कंट्री, उसकी एग्जाम्पल ले लीजिए। दैट यंग बॉय 34 ईयर्स, जो बुरकानो नाम है, मोस्ट प्रोबेबली बुरकानो, अफ्रीका में, जो उसने करके दिखाया, जिस बहादुरी के साथ वो कर रहा है। वहाँ इसराइल का बिजनेस भी था, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, और फ्रांस का पूरा कंट्रोल था। फ्रांस की एम्बेसी तक बंद करा दिया, सबको बाहर कर दिया, और उसने कहा कि मर गया, मैं तैयार हूँ मरने के लिए, मेरी ज़िंदगी पब्लिक सर्विस के लिए, अपने मुल्क के लिए है। तो देखिए, आप तो बहुत बड़े ताकत, उस पर तो कुछ उतना है भी नहीं कुछ असर। आपको तो अल्लाह ने वो चीज़ें दी हैं जिसकी कोई दुनिया में सोच नहीं सकता, ऑल अरब कंट्रीज। तो सऊदी अरब, चूँकि नंबर आपका भी आएगा, यूएई का भी आएगा, कतर का तो आ ही चुका है और कतर का अगेन आएगा। तो बेहतर ये है कि आप सब लोग, द सऊदी शुड लीड और सारे 57 कंट्रीज शुड कम टुगेदर, जिसमें जो दो बड़े पार्टनर होंगे सऊदी के, वो ईरान होगा और टर्की होगा। यहाँ टर्की की प्रेजेंट लीडरशिप का मामला है, अर्दगान, उसने भी कोई छोटा मोटा धोखा नहीं किया पब्लिक के साथ। वो एक तरफ इजराइल को बुरा कह रहा था, एक तरफ सब कुछ सप्लाई भी कर रहा था ड्यूरिंग दीज 3 ईयर्स। तो उसकी क्रेडिबिलिटी भी ऑलमोस्ट ज़ीरो आ गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि कतर के बाद जो अटैक होगा वो टर्की पर होगा। लेकिन ये भी सही है कि कतर एक बहुत छोटा सा मुल्क है और टर्की को इतनी वो लाइटली नहीं ले सकते हैं। वो उनका इंटरनल मामला है कि प्रेसिडेंट कौन है कौन नहीं, किसकी सरकार है, लेकिन टर्की एक बहुत कमज़ोर कंट्री नहीं है। तो टर्की, ईरान, सऊदी एंड ऑल अरब कंट्रीज प्लस ऑल 57 मुस्लिम कंट्रीज, इफ़ दे कम टुगेदर, वो इसलिए साथ नहीं आएंगे कि आपको किसी को क्रश करना है, किसी के ऊपर जुल्म करना है, बल्कि अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने डिफेंस के लिए। अगर आप, जो आपने वहाँ कहा है, अरब से नाटो, यानी जिस तरह यूरोप का नाटो है वैसे अरब का नाटो होगा, और उसमें दूसरे भी आप उन्हें अरब के साथ से अरब वर्ड ना रखें, ईरान को भी लेंगे और टर्की को भी लेंगे और बाकी सब मुस्लिम मुल्क को भी लेंगे। पाकिस्तान भी होगा उसमें मलेशिया भी होगा, उसमें इंडोनेशिया भी होगा, सब मुल्क आएंगे। तो सर्टेनली आई विल अगेन रिपीट कि ये अलायंस किसी को बर्बाद या तबाह करने के लिए नहीं होगा, बल्कि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंस के लिए होगा। अमेरिका किसी का सगा नहीं रहा है। ज़रा गौर करिए कि पाकिस्तान में हुकूमत जो है, दुनिया में कहीं भी अगर आर्मी चीफ को कोई बुलाएगा तो उसे गवर्नमेंट ऑफ उस कंट्री की गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, और जो बुला रहा है उसे हुकूमत को लिखना पड़ेगा कि हमारा आपका आर्मी चीफ या फला ऑफिसर को हम बुला रहे चाहते हैं। लेकिन ट्रंप ने वहाँ के चीफ को, आर्मी चीफ को डायरेक्ट बुलाया, बिरयानी खिलाई, उसके साथ खाना खाया। क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस 142 जो जनरल असेंबली हुई और जो फिर अगेन कतर में IOC की और अरब्स की मीटिंग हुई, उसमें जितना ज़बरदस्त पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन बोला है, जिस बहादुरी के साथ बोला है, तो अब आर्मी चीफ उसका जवाब दें वहाँ के, और अमेरिका जवाब दे कि ये क्या हो रहा है। तो देखिए, अमेरिका और इजराइल तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा,
और जो ईरान कहता है वो गलत, हालांकि मैं उस बात को नहीं एंडोर्स करूँगा, लेकिन वो जो कहता है कि जब तक इजराइल मैप पर रहेगा दुनिया के, तब तक यहाँ पीस, क्या दुनिया में पीस नहीं हो सकती। ईरान गलत नहीं कह रहा। जिस तरह से उसने ईरान के ऊपर अटैक किया, और अमेरिका का धोखा सबके साथ फ्रॉड करता है। क्या आपने 10 तारीख दे रखी, आखिरी मीटिंग की, नेगोशिएशंस की ईरान के साथ, और उससे 2 दिन पहले ये इजराइल अटैक कर देता है। चूँकि इजराइल के वहाँ जासूस बैठे हुए थे हज़ारों, हंड्रेड्स में नहीं, हज़ारों में, तो उसे उम्मीद थी कि हम क्रश कर देंगे, लेकिन ईरान के इनिशियली लॉस हुआ। उसके बाद जो ईरान ने करके दिखाया वो दुनिया में आज तक कोई नहीं कर पाया। इजराइल को तबाही पे निशाना लिया, मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ, और अमेरिका जिसके खिलाफ आज तक 100-200 साल में उनके बेस के ऊपर किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई अटैक कर दे, चाहे वो चाइना हो या रशिया हो, वो ईरान ने करके दिखाया। तो अरब्स को अब ये भी अंदाज़ा हो गया कि इजराइल को जो वो समझते थे कि दे विल प्रोटेक्ट अरब्स, ऐसा नहीं है। दूसरे कि अमेरिका से ताल्लुकात करके वो हमें बचाएगा, ऐसा नहीं है। यानी जो सबसे बड़ा नॉन नाटो अलाई है अमेरिका का, वो कतर है। और जब कतर ही सेफ नहीं है, कतर ही के ऊपर अटैक हो रहा है, और नेतन्याहू उसके बावजूद फिर वार्निंग दे रहा है कि हम दोबारा अटैक करेंगे, और अमेरिका कह रहा है हमारे तो दोनों दोस्त हैं। और नॉट ओनली दिस, उनका फॉरेन मिनिस्टर रोबियो है या डिफेंस मिनिस्टर, ही इज इन इजराइल, वो नेतन्याहू से गले मिल रहा है उस अटैक करने के बाद। तो इस सबसे पूरी दुनिया को समझना चाहिए, और मैं समझता हूँ अब मिडिल ईस्ट की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स बहुत तेज़ी से उसमें बदलाव आएगा, और एक नया अलायंस होगा। वो अलायंस होगा अरब्स, ईरान, टर्की हालांकि नाटो का मेंबर है, डजंट मैटर, पाकिस्तान, मलेशिया एट्सेट्रा, विद चाइना एंड रशिया। और इस अलायंस को अमेरिका या इजराइल फेस नहीं कर पाएगा। नंबर 2, जो ब्रिक्स ने तय किया था अल्टरनेट करेंसी, जिससे अमेरिका बिलियंस एंड मिलियंस फ्री में कमा रहा है, कि जो भी दुनिया में ट्रेड होगा, लेन देन होगा, वो डॉलर्स में होता है, और उसमें सर्टेन कमीशन कटता है, कन्वर्जन। तो ब्रिक्स में तय किया कि हम अपनी करेंसी, एक नई दूसरी करेंसी होगी, उस पर लेन देन करेंगे, ना कि डॉलर्स पे। अमेरिका तबाह हो जाएगा, तबाह मीन्स फाइनेंशियली। तो ये ट्रम्प ने जो कर रहा है 6 महीने जब से आया पावर में, 8-9 साढ़े 8 महीने हो गए, और जो इजराइल ने अब किया है, जो उससे पहले वार हुई, उससे एक दुनिया में बहुत बड़ी पॉलिटिकल चेंज आएगी, उलट पलट होगी। तो मुझे यही कहना था। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।